सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत दो अलग अलग तरह के रेगुलेटर्स होते हैं, और हम लोगों ने देखा था कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की अगर बात करें तो उसको दो भागों में बांटकर देखा जाता है। एक तो मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। और इसी के तहत हम लोगों ने देखा था कि मनी मार्केट के अंतर्गत शॉर्ट टर्म का लेन देन होता है, जबकि कैपिटल मार्केट के अंतर्गत लॉन्ग टर्म का लेन देन होता है। और यह लेन देन एक दिवसीय से लेकर 365 दिनों तक का होता है, और 365 दिनों से बाहर का जो लोन लेन देन होता है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, उसे कैपिटल मार्केट की श्रेणी में रखा जाता है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो फाइनेंसेस है या जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। और जो सबसे सुप्रीम है रेगुलेटरी बॉडी, उसको हम आरबीआई के रूप में जानते हैं। और आपको पता होगा, पिछले क्लास में मैंने बताया भी था कि ये जो मनी मार्केट है या जो शॉर्ट टर्म का मार्केट है, वो उसको रेगुलेट करने का काम आरबीआई का होता है। तो आरबीआई के रेगुलेशन के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर हो, फॉरेन बैंक्स जो इंडिया में हैं, और रीजनल रूरल बैंक, इसके अलावे पेमेंट बैंक्स, जो कि एक नया ये इनोवेशन समझ लीजिए आरबीआई का, और इसे कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का और चीजों को डिजिटल करने का एक नया आयाम है पेमेंट बैंक्स। तो कुछ चीजें जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है वह ये है कि ये जो पेमेंट बैंक्स हैं, ये दो चीज, एक तो लोन नहीं दे सकते हैं और दूसरा ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। तो ये दो चीजों को संज्ञान में आप रखेंगे, दे कांट इशू लोन एंड दे कांट इशू एनी काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड। और दूसरा कि ये जो पेमेंट बैंक होंगे वहां आप 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट दे सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम, ये सब पेमेंट बैंक्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये इन सब पर रेगुलेशन मतलब नियम के अनुसार कार्य करना, अर्थात अगर आरबीआई चाहे तो इस पर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लगा सकती है और इन्फ्लेशन या अन्य जो चीजें होगी उस पर नियंत्रण करने का कार्य आरबीआई का होगा। तो आरबीआई यहाँ पे अपने जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी है, चाहे आप उसको CRR के रूप में देखें या SLR की बात करें या आप बैंक रेट की बात करें, फिर आप रेपो रेट की बात करें या फिर रिवर्स रेपो रेट की बात करें, ये आरबीआई अपने टूल्स का इस्तेमाल करके इसको नियंत्रण में रखती है। कोऑपरेटिव बैंक भी आरबीआई के नियंत्रण में ही आता है, और इसमें रूरल एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात की जाती है। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसमें हम दो तरीके से चीजों को देख सकते हैं। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पहला जिसमें आप देख सकते हैं आईडीएफसी को, और दूसरा होगा जिसको रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन के एग्जाम्पल में आप 3 चीजों को लिख सकते हैं। पहला नाबार्ड, दूसरा NHB नेशनल हाउसिंग बोर्ड, और तीसरा
सिडबी, तो ये सभी भी आरबीआई के नियंत्रण में आते हैं। फिर नॉन बैंकिंग फिनेंशियल जो कंपनीज हैं, जिसको एनबीएफसी के नाम से जानते हैं, तो ये सभी आरबीआई के रेगुलेशन में आते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो कैपिटल मार्केट है, यहां जो मैंने बताया, जो कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, बट ये जो सेबी है वह कैपिटल मार्केट का रेगुलेशन करती है। और कैपिटल मार्केट का रेगुलेशन सेबी के साथ साथ आरबीआई के द्वारा भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से सेबी इसका नियंत्रण करती है। तो हम देखेंगे कि सेबी कैपिटल मार्केट, जिसे हम आमतौर पर जैसे शेयर मार्केट की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो ये उसमें उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं शेयर मार्केट के, उन चीजों का नियंत्रण करती है। म्यूचुअल फंड का भी नियंत्रण सेबी के द्वारा ही होता है। जितने भी एफआईआई होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, जो विदेशी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एफआईआई, जो डोमेस्टिक होते हैं उनको डीआईआई के नाम से जाना जाता है। तो इनका भी रेगुलेशन सेबीआई के द्वारा होता है। स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन, उनके द्वारा किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं हो सिस्टम में। तो जैसे हर्षद मेहता कांड दोबारा ना हो, या उस तरह का कोई कांड दोबारा नहीं हो, उन सारी गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए सेबी एक रेगुलेटर, एक फाइनेंशियल रेगुलेटर का काम करती है। तो आपको याद रखना होगा कि कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड, एफआईआई, ब्रोकर्स और अदर कैपिटल मार्केट एंटिटी, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कोई इंडिविजुअल है, किसी भी व्यक्ति का अगर अपना डीमैट अकाउंट है, तो वह भी कैपिटल मार्केट में भाग ले सकता है। तो सेबी इन चीजों का नियंत्रण करती है। आगे देखते हैं, एक रेगुलेटरी बॉडी है IRDAI। आमतौर पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI, क्या ये इंश्योरेंस बेचने का काम करती है? आंसर होगा नहीं, यह उस पर रेगुलेशन का काम करेगी, इंश्योरेंस बेचने का काम नहीं होगा। और इसके अंतर्गत लाइफ इंश्योरेंस और जनरल लाइफ इंश्योरेंस, मैंने इंश्योरेंस सेक्टर को दो भागों में बांटकर देखते हैं, मतलब लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, इन दोनों पर नियंत्रण का कार्य IRDAI का होता है। नेक्स्ट जो है, जिस तरह से IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसी तरह से पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का कार्य है कि जितने भी तरह के जो पेंशन होते हैं उन पर रेगुलेशन का काम करना PFRDA का होता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत जितने भी रेगुलेटर्स हैं, जो महत्वपूर्ण रेगुलेटर्स हैं, जो देश के इकोनॉमी को और इकोनॉमिक जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रेगुलेट करते हैं, उनमें आरबीआई, सेबी, IRDAI और PFRDA है। ये इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने समझा होगा इसको अच्छी तरह से। आगे की क्लास में हम इसे और भी जारी रखेंगे। थैंक यू।